जैसा कि हम लोग महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि सरकार वर्तमान में जो है उसके पास संख्या बल को लेकर के संदेह है। पहले शुरू में हम लोग जो वहाँ का संख्या बल है उसको हम लोग एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं कि क्या स्थिति है संख्या बल की वहाँ की। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बिफोर क्राइसिस शिवसेना 56, एनसीपी 53, कांग्रेस 44, बीजेपी 106, एसपी 2 और अदर 27 है, निर्दलीय 27 है। और आफ्टर क्राइसिस आज तो डेवलपमेंट और हो गया। मोटा मोटा दिमाग में रखिए कि 106 बीजेपी के पास है और ये दो जो है ये है दो एसपी के पास, ये अदर है। इम्पोर्टेंट इसमें इशू ये है कि ये जो शिवसेना है, शिवसेना के लगभग 38 विधायक बगावत कर गए हैं। तो इस वजह से अब संख्या बल को लेकर के जो है डाउट है, क्योंकि हम जानते हैं कि संख्या बल का होना बहुत जरूरी है सरकार में रहने के लिए, क्योंकि संविधान में हमारे क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो है जो सरकार होंगे, सरकार जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है राज्य के मामलों में, ठीक। और उसे राज्यपाल को चाहिए कि समय समय पर जब उसे लगे, दिखे कि बहुमत को लेकर के कोई दिक्कत है, या उसको कह सकते हैं उसका टेस्ट लेते रहना चाहिए कि बहुमत इनके पास है कि नहीं जो सरकार में है, ठीक है। ये है। अब इसमें बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि इसमें एक कानून है जिसका नाम है दल बदल कानून। दल बदल कानून इसी तरह के राजनीतिक अस्थिरता, सरकार में अस्थिरता को रोकने के लिए लाया गया, क्योंकि शुरुआत में देखा गया कि हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों और सांसदों की बहुत खरीद फरोख्त हो रही है, आया राम गया राम वाली स्थिति है। इसको रोकने के लिए ही जो है दल बदल कानून आया। अब दल बदल कानून के कुछ पहलुओं को हम लोग देखते हुए वर्तमान महाराष्ट्र की क्राइसिस को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये ये है दल बदल कानून। दल बदल कानून को आप देखेंगे तो इसमें इसको 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जो है में लाया गया, और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची के उपबंध में कुछ संशोधन किया गया। एग्जैक्टली कहने का मतलब यह है कि एक हमारे संविधान में अनुसूचियों की व्यवस्था है, जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध दल बदल कानून से है।
जबकि इसमें इसको लाया गया 1985 में। और जो है इसमें 2003 में संशोधन किया गया। संशोधन ये किया गया कि अगर सदस्य दल छोड़ते हैं तो वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर जो है पार्टी के 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरा ग्रुप बना लेते हैं तो दल बदल कानून के तहत उनको अयोग्य या उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि महाराष्ट्र क्राइसिस में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। अब फिलहाल हम लोग दल बदल कानून के कुछ मुख्य बिंदुओं का एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे देखिए, जो दल बदल कानून है जब ये आया तो इसमें कुछ इसकी विशेषताएं हैं जिसको हम लोग को जानना चाहिए, ताकि हम लोग को मोटी मोटी बात पता रहे कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। और महाराष्ट्र के पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं कई राज्यों में, एग्जाम्पल दैट मध्य प्रदेश है, गोवा है, मणिपुर, कई जगह पे इस तरह की चीजें देखी गई। राजस्थान में भी इस तरह की घटनाएं घटित होते होते बची हैं। और तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, राजनीतिक दल के सदस्यों के विषय में दल बदल कानून ये कहता है अगर कोई सदस्य जो कि किसी राजनीतिक दल के सिंबल से लड़ा है वो उसे उसी पार्टी में रहना चाहिए। अगर वो उस पार्टी को छोड़ता है या राजनीतिक दल के दिशा निर्देशों के विपरीत जाके मतदान करता है और विपरीत मतदान करने की स्थिति में यदि उसे पार्टी द्वारा क्षमा नहीं किया गया है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। इसी तरह निर्दलीय सदस्य होते हैं, अगर निर्दलीय सदस्य किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। नाम निर्देशित सदस्य यानी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, अगर वो 6 माह बाद किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो 3 कंडीशंस है। राजनीतिक दल के सदस्य अगर किसी पार्टी में शामिल होते हैं या मतदान करते हैं और क्षमा अगर उनको नहीं मिलता है तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। अगर निर्दलीय सदस्य है और उसकी सदस्यता अगर वो किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, अगर वो 6 माह बाद किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। कुछ अपवादजनक स्थिति भी है। अपवाद में यह है कि अगर कोई मेंबर्स पीठासीन अधिकारी बन जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उसकी निष्पक्षता बनी रहे, बाद में वो दोबारा अपने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया ही है कि अगर किसी पार्टी से 2/3 सदस्य, ये वाला इंपॉर्टेंट इशू है, 2/3 अथवा उससे अधिक सदस्य निकल कर एक नया दल बना लेते हैं तो ऐसी स्थिति में दल बदल कानून के तहत उसकी सदस्यता निरस्त नहीं होगी। इसको लाने के पीछे जो मूल उद्देश्य था उसको आप देख सकते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग एक शब्द बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस समय। हॉर्स ट्रेडिंग माने बल्क में जो है मेंबर्स की खरीदारी। तो इसके माध्यम से ये उम्मीद की गई थी कि राजनीतिक भ्रष्टाचार पर प्रहार किया जाएगा और राजनीतिक दलों को इससे एक संवैधानिक पहचान मिली है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो दल बदल की प्रवृत्ति है उसको रोक लगाकर राजनीतिक संस्था जो है उसमें स्थिरता लाने की कोशिश भी की गई है। और जो लोकतांत्रिक तरीके हैं दल बदल के उसको भी परिभाषित करने का प्रयास, वैधानिक रूप देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अब इसमें कुछ कमियां भी हैं जो हम लोग सोच सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन अब उस पर अपना तर्क हो सकता है। जैसे एक कहावत है कि भाई हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर व्यक्ति के हित और परिवार के हित की बात आए तो व्यक्ति के हितों को जो कह सकते हैं जो नैतिक रूप से सही हैं, जो मतलब मूल्यपरक हित है, अगर वो बात आए तो व्यक्ति के हित पर परिवार के हित को जो है परिवार के हित के लिए व्यक्ति के हितों को कुर्बान कर देना चाहिए। इस तरह समाज और परिवार की बात है तो परिवार को, आदमी को उसको सेकंड पे रखना चाहिए। इसी तरह से आप सोच सकते हैं। इसी तरह से ये जो है लाइन की, यह जो कानून है असहमति के अधिकार की रक्षा नहीं कर पाता। यानी कि अगर कोई मेंबर्स किसी मुद्दे पे अगर असहमति व्यक्त करता है, डिसेंट व्यक्त करता है तो दल बदल कानून उसको एड्रेस नहीं करता है। उसकी स्वतंत्रता को कह सकते हैं दलीय अनुशासन के नाम पर उसकी जो विल पावर है उसको वो सप्रेस करता है, दबाता है।
ये एक बड़ा पॉइंट है हम लोग एकेडमिक दृष्टिकोण से ये है, लेकिन वो जो लाइन मैंने बताया कि परिवार का हित और व्यक्ति का हित, वो एक थोड़ा सा वहाँ हम लोग देख सकते हैं, उस एंगल से इसको देख सकते हैं। और दूसरी चीज ये जो है ना, निर्दलीय और नाम निर्देशित सदस्यों के साथ भेदभाव करता है। दोनों की क्राइटेरिया को ये 6 महीने 6 साल बाद इसको लाने का क्या उद्देश्य, ये 6 महीने बाद शामिल हो सकते हैं, इसको बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। अब दूसरी चीज, हमने नंबर गेम्स की बात करी थी। नंबर गेम्स हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में 285 निर्वाचित सदस्य की संख्या है। अब उसमें 106 बीजेपी के पास है, 44 कांग्रेस के पास है, 56 शिवसेना के पास थी, अभी डाउट है, एनसीपी के पास 57 है, 2 समाजवादी पार्टी के साथ है, और अन्य की संख्या जो है 26 है। ये गणित है वहां का। और जो मैजिक नंबर है, जिसे आप बहुमत वाला नंबर कहते हैं, ये है 144। ये तो हम लोगों को पता है कि चुनाव के पहले शिवसेना और बीजेपी ने साथ में चुनाव लड़ने का फैसला किया था, और दोनों का संयुक्त ज्यादा है, लेकिन बाद में कुछ उनकी अपने कह सकते हैं कि जो प्री पोल अलायंस बना था, जिसके कुछ सहमति के बिंदु या शर्तें रही होंगी, शिवसेना ने कहा कि उस शर्तों का उस शर्तों का अनुसरण या उस शर्तों को बीजेपी नहीं मान रही, और शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्री पोल अलायंस को शिवसेना के द्वारा तोड़ दिया गया, और फिर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के शिवसेना ने सरकार बनाई। कई बार सरकार को गिराने का प्रयास हुआ, और वर्तमान में उसी प्रयास में ये घटना दिख रही है। तो नीरज सर से मैं आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, और ये किस तरह से क्या लर्निंग हमारे लिए है, और ये हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जिसके हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो एक बहुत बड़े पिलर हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो लोकतंत्र है, जो हमारा संविधान है, कहीं न कहीं वो उसको कह सकते हैं कि जीवन मतलब धरातल पर उसको उतारने का प्रयास करते हैं, उतारने का कार्य किया जाता है। और जब वो कोई ऐसी गतिविधि करते हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है या हमारे संविधान की भावना को ठेस पहुंचाता है, तो उससे पहली बात तो ये होती है कि उससे सबसे जो मूल मुद्दा है कि लोकतंत्र के प्रति या हमारे संविधान के प्रति लोगों में एक अविश्वास उत्पन्न होता है। बहुत बड़ा इशू है। और दूसरी चीज, तमाम तरह की अवैधानिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जो कुल मिला के ओवरऑल भ्रष्टाचार को जन्म देता है। तो नीरज सर से मैं ये आग्रह करता हूं कि वो अपने बातों को स्पष्ट करने का प्रयास करें कि वाकई में इस घटना को किस तरह से देखते हैं, और क्या कुछ मतलब एक आम आदमी की भाषा में इस तरह की गतिविधियों को किस तरह से रोका जाना चाहिए, या फिर इसको वो किस दृष्टिकोण से देखते हैं, नीरज सर? निसंदेह ये लोकतंत्र के लिए तो नुकसानदायक है ही, लेकिन एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे के समय से ही शिवसेना को ज्वाइन किया, और उसने अपने अथक प्रयास से शिवसेना को मजबूत किया। अब पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है उसमें उद्धव ठाकरे जी जो पार्टी के अंदर लोकतंत्र है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि शिंदे ने बगावत का शुरू किया और आज ये स्थिति में पहुंच गए हैं। तो ये देश के लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए नुकसानदायक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ पार्टी के नेताओं को जो वंश परंपरा के आधार पर चल रहे हैं उनके लिए एक चुनौती भी है। एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र जरूरी है। अच्छा सर, तो सर ये कुमला के आपके कहने का मतलब ये है कि जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी, वो ये कह सकते हैं कि अपने विधायकों को वो संतुष्ट कर पाने पे अक्षम रहे हैं, और जी जी। एक नेता जो है उसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि अगर आप ये 2/3 सदस्य आपसे नाखुश हैं आपके, तो आप शासन चलाने के बारे में आप पे संदेह उत्पन्न किया ही जाएगा। जी
तो सर ये जो दल बदल कानून है, कुल मिला के दल बदल कानून, जो दल बदल कानून है, जो 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी से बाहर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि शिवसेना के पास 56 है तो 37 कहा जा रहा है, अगर 37 या 37 से ज्यादा अगर उस पार्टी से बाहर होते हैं तो उनको दल बदल के तहत आप अयोग्य घोषित नहीं कर सकते, यानी उनकी सदस्यता निरस्त नहीं कर सकते हैं। ये बात है। तो जी जी। कुल मिला के आपको लगता है कि दल बदल कानून में कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर जो है अगर कोई पार्टी अपने 2/3 सदस्यों को संभाल नहीं पाती तो उसे सत्ता बनने रहने में कोई रहने का कोई अधिकार ही नहीं है? आप जी, मतलब आपका क्या? सुधार में कोई गुंजाइश की नहीं है अब। जो भी है दल बदल कानून वो एक तरीके से ठीक ही है। अगर 2/3 प्रतिनिधि हमारे संतुष्ट नहीं है पार्टी के कार्यप्रणाली से, तो इसका मतलब है कि पार्टी व्यक्तिगत स्वार्थ पर या अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कार्य कर रही है। और जो जनता के लिए बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं होगा तो आम जनमानस को लोकतंत्र का क्या संदेश देंगे? एक तरीके से दल बदल कानून 2/3 बहुमत ठीक ही है। जी, जी। तो कुल मिला के कानून के स्तर पे कोई समस्या नहीं है, समस्या व्यावहारिक धरातल पे है। जी। ये आप कहना चाह रहे हैं कि कानून में कोई सुधार की गुंजाइश अब नहीं है, उसने मैक्सिमम रोकने का प्रयास उसने किया है। ये सही बात ये लग भी रहा है, क्योंकि देखिए ना, ये 1985 में पहली बार कानून एड्रेस किया गया, फिर इसमें 2003 में संशोधन किया गया। 1/3 था, इसको 2/3 कर दिया गया। ताकि जी। ताकि जो है मतलब और बढ़ा दिया जाए, ताकि जो है जो कह सकते हैं कि छिटपुट जो दल परिवर्तन है, 10-20 10-5 लोग निकल के, उस पे रोक लग सके। तो कुम्हला के, लेकिन अब ये जो महाराष्ट्र क्राइसिस में देखा जा रहा है कि भाई धमकी धमकी का ये वो चल रहा है, ये तरीका, इस तरीके को आप किस रूप में लेते हैं? और क्या-क्या, जैसे अगर इस तरह का डाउट है, जैसे ये कहा भी गया है कि राज्यपाल को ये हमेशा देखते रहना चाहिए कि जो वर्तमान में सरकार है उसके पास बहुमत है कि नहीं, उसके लिए वो जब उसको मतलब कोई आधार मिलता है, वो तुरंत जो है विश्वास मत साबित करने के लिए पार्टी जो सरकार में है उसको निर्देशित कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, आप मतलब एक 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 जो है सजग नागरिक होने के नाते, बौद्धिक बौद्धिक व्यक्ति होने के नाते, आपको क्या मतलब जो घटना दिख रही है कि हमारी ये जो शिंदे गुट है वो सूरत था, सूरत से गुवाहाटी चला गया है, तो मतलब ये सब जो तामझाम चल रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, ये इसका मैसेज भी जो जनता के बीच, जो बाहर दुनिया में बहुत खराब मैसेज जा रहा है। अगर किसी के पास नंबर्स नहीं तो उसको उसको साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए। मतलब क्या प्रोसीजर होना चाहिए? जैसे वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं, ये हमारे हमारे लिए मतलब अच्छी छवि नहीं पेश हो रही कि बताइए 38 मेंबर किसी के जाकर के गुवाहाटी होटल में बैठे हुए हैं। इसमें तमाम तरह के खर्चे आ रहे होंगे। मतलब ये मान के लिए जो जो मीडिया रिपोर्ट्स है, कुल के कहने का मतलब उनके 1 करोड़ रुपए से कम खर्चा रोज का नहीं है इन लोगों का। बाकी जो जो प्लेन वगैरह हायर होकर के यहाँ गुवाहाटी से सूरत, दिल्ली, ये सब पैसे की बर्बादी ही तो है। तो एक एक ड्यू प्रोसीजर फिक्स किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कि भाई हाँ, नंबर गेम्स आप जी, एक टाइम निश्चित होना चाहिए कि उसको सख्त परीक्षण का या बहुमत परीक्षण को जल्दी से जल्दी समय देना चाहिए। और जो शिवसेना का हिंसक रूप है, ये गलत है। और जी, जी, एकनाथ शिंदे जी का व्यक्तिगत स्वार्थ भी इसमें है जी, जी, कि उनको अब भाजपा जिस तरीके से पहले सपोर्ट कर रही थी, वो सपोर्ट नहीं मिल जी, पा रहा है, इसलिए जी, समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किसके साथ हैं। जी, जी, जी। शिमला के मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ उसमें जो प्रोसीजर है, इनको जो है अ, अपने अपने अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए शिवसेना को भी और शिंदे को भी चुनाव आयोग जाना चाहिए, और चुनाव आयोग में दावा करने की जो भी इनके पास मेंबर्स का जो नंबर्स है, कह सकते हैं जो इनके पास बहुमत है, उसको लेकर के दावा करना चाहिए। क्योंकि इसमें एक ही चांस है कि आप जिसके पास है, जैसे मैंने शिंदे के पास 2/3 से ज्यादा है, तो इनको एक नए ग्रुप के लिए दावा करना पड़ेगा, एक नए पार्टी के लिए दावा करना पड़ेगा, एक नया सिंबल लेना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी
से एक पार्टी अलग हो सकती है, व्यक्ति नहीं अलग हो सकता। ये एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है। तो पहली बात इनको इनको दावा करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये फिर उसके बाद इन लोगों को फ्लोर टेस्ट के लिए यानी विश्वास मत के लिए सदन जाना चाहिए, क्योंकि सदन में ही प्रावधान है। आप कहीं और जो है आप कहीं और उसको नहीं मतलब उसको साबित करने का जो वैधानिक स्थान है, मुख्य स्थान है, वो सदन ही है। तो ये 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 क्लियर है इसमें, और बाकी सारी चीजें सही बात है, चलती रहेंगी। लेकिन एक प्रोसीजर ये स्पष्ट मुझे लगता है कि दिशा निर्देश आना चाहिए कि नंबर गेम्स दिशा आपको जी दिशा निर्देश आना चाहिए, लेकिन इसमें एक नाथ शिंदे का भी व्यक्तिगत स्वार्थ है। अब मामला जी यहाँ जी अटक रहा है कि एक नाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री जी पद के लिए लालायित हैं, और जी जी उनको भाजपा का अब सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है ठीक से, जी इसीलिए वहां से मुंबई के लिए नहीं अभी आ पा रहे हैं। जी साथ ही जी साथ उनके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खतरा है। जिस तरीके से शिवसेना हिंसक हो रही है, जी तो सुरक्षा के लिए तो खतरा है ही है आजकल। नहीं, बात आप सही कह रहे हैं सर। देखिए, स्वार्थ तो हर 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 मतलब जितने स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो बीजेपी हो, ठीक है, वो पर्दे के पीछे है, चाहे फिर वो एक नाथ शिंदे हों, चाहे सीएम वहां के उद्धव ठाकरे हों, मतलब एनसीपी हो, कांग्रेस हो, हर व्यक्ति देखिए, ये ये व्यवहारिक एक कड़वा सच है कि जो जो पार्टियां जो आती हैं कि जनता की सेवा के लिए आती हैं, वो कहीं न कहीं वो सेकंड स्थान पे चला जाता है। यहाँ पे स्वार्थ हर जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिला के हमको एक कह सकते हैं ना कि कुछ ऐसे नियम कानून या ऐसे दिशा निर्देश चाहिए, ताकि भाई ठीक है, आप क्योंकि स्वार्थ को परिभाषित करना बड़ा कठिन, जिसको हम देख रहे हैं कि हाँ, ये एकनाथ शिंदे का स्वार्थ है, उद्धव ठाकरे का स्वार्थ है, तो या एनसीपी का स्वार्थ है, बीजेपी का तो इसमें स्वार्थ है ही। तो उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं कि भाई देखिए, नंबर्स, अगर नंबर्स पे डाउट है, कोई ये कह रहा है कि नंबर्स आपके पास नहीं है, तो आपको उसके लिए फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए। और इसमें राज्यपाल की भूमिका मुझे लगता है बहुत अहम है। जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वहाँ के राज्यपाल, उनका कोई मतलब कुछ अता पता नहीं है, हालांकि वो शायद हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनको कुछ एक अपना स्टेटमेंट वगैरह आना चाहिए। अगर भाई डाउट तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अब महाराष्ट्र के शिवसेना के राज्यपाल विधायक राज्यपाल जो है केंद्र के निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। जैसा केंद्र का गाइडेंस मिलेगा उसी के अनुसार वो स्टेटमेंट देंगे। हाँ, ये और मतलब अभी जो जी है दोनों असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि उधर से असमंजस। भाजपा से देखे तो फडणवीस चाहते हैं हम सीएम बने, एक नाथ शिंदे चाह रहे हैं हम सीएम बने। इसी में मामला अटका हुआ है, इसीलिए फ्लोर टेस्ट नहीं हो पा रहा। जी जी जी, बात आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे कुमला की समस्या व्यवहारिक धरातल पे है। अगर अब इसमें भी एक वही एक मुझे लगता है कि एक एक जो है दिशा निर्देश आना चाहिए कि भाई अगर डाउट आ गया है, इस तरह से डाउट चल रहा है, तो इसको एक समय के अंदर ही इसका फ्लू टेस्ट हो जाना चाहिए। विश्वास मत का परीक्षण जो है हो जाना चाहिए, ताकि इस तरह की असमंजस की स्थिति में, क्योंकि देखिए, जब असमंजस कहीं होता है किसी सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो वहां तमाम तरह की जो है अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, या जो 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 गैर वैधानिक या अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त लोग हैं, उनको एक अवसर मिलता है, और इससे तमाम तरह की कानून व्यवस्था के लेवल पे है, डेवलपमेंट लेवल पे है, तमाम तरह की चीजों पे जो है बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इस वजह से जो है इस तरह की स्थिति का लंबे समय तक बने रहना ना देश की सेहत के लिए अच्छा, ना राज्य की सेहत के लिए अच्छा। तो ये जी बात आपने बहुत अच्छी रखी कि यहाँ पे समस्या जो है व्यवहारिक लेवल पे है, और ये सरकार के लिए या समाज के लिए या व्यवस्था के लिए सीख यही है कि दल बदल कानून अपने आप में पर्याप्त है। उसने मैक्सिमम जो कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जो सदस्य की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको जो जो विधानसभा के लिए, सरकार के लिए हित में उसको देखते हुए उसकी स्वतंत्रता पे, उसकी असहमति के अधिकार को दबाते हुए उसने एक बड़े हित की रक्षा के लिए इस कानून में पूरा प्रयास किया है, और अपने आप में कंप्लीट है। समस्या व्यवहारिक धरातल पर है, और उसके लिए दल बदल कानून अपने आप में पर्याप्त है। साथ ही साथ ये हमारे जो वंशानुगत राजनीति है, जो जी पार्टी पर अपना विशेषाधिकार समझते हैं, अपना परिवार की व्यक्तिगत संपत्ति समझते हैं, उनके जी लिए एक चुनौती भी।
कि पार्टी पर किसी व्यक्ति का देश का अधिकार नहीं। जो पार्टी की विचारधारा को मानेगा वो पार्टी उसके अनुसार बना सकता है, उस विचारधारा पे काम कर सकता है। ये परिवार की संपत्ति नहीं। जी, जी, जी। नहीं, ये पॉइंट है। दूसरी चीज़, एक पॉइंट जो बहुत बड़ा उठ के आ रहा है कि इसका मतलब ये भी है कि आप अपने विधायकों, एक बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है कि जो शिवसेना के विधायक वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे सीएम है, इन्होंने हमारी बातों को या हमारी समस्याओं को या हमारे मुद्दों को इन्होंने एड्रेस नहीं किया सही से। तो एक बड़ा मैसेज है वही कि बात है किसी ना, वो अपने परिवार की संपत्ति समझ रहे हैं कि हम जो है इसके पिता हैं और बाकी सब हमारे संतान हैं, हम जो कहेंगे करेंगे। जी, जी, जी। कुल तो मिला के उनको ये पार्टी हमेशा एक पार्टी एक सं जी, हाँ, सत जी, पार्टी में अब ये नहीं पाएगा। अब जनता भी जागरूक है और नेता भी हमारे पढ़े लिखे आ रहे हैं सब। तो ये लोगों के लिए अच्छा भी है और एक चुनौती भी जाएगी पार्टी में। जो वंशानुगत पार्टियां हैं उनके लिए एक चुनौती भी है, संदेश जाएगा। जी। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो उद्धव ठाकरे जी हैं, उनको ये गलतफ़हमी रही है कि ये जो विधायक हैं, ये हमारे वजह से जो है जीते हैं। जी एक एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी आज भी वो, मतलब अब तो ठीक है, अब तो दूर हो रही है गलतफ़हमी क्योंकि फँस गए हैं। क्योंकि अब उनके सामने सरकार बचाने की चुनौती नहीं है, पार्टी को अपने अस्तित्व को बचाने की भी चुनौती है। जी जी जी। अब इस तरह की जो पार्टियाँ, उनको ये समझना होगा कि आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं मिल रही। आवाज नहीं मिल पा रही। भी कुछ एड्रेस किया जाना चाहिए कि नहीं? आवाज नहीं मिला। हाँ, आवाज आई। हाँ सर, हम कह रहे हैं जो प्री पोल अलायंस है, यानी चुनाव के पूर्व जो गठबंधन है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? जैसे मान लीजिए अगर प्री पोल अलायंस को मान लिया जाए कि जो प्री पोल अलायंस है, अगर जो पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ती हैं उनको ही सरकार बनाना चाहिए। जी बाद में जी अगर अलग होती हैं तो भाई, जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मैंडेट दिया, बीजेपी ने क्या किया, जनमत का अपहरण कर लिया। हुआ कि नहीं अपहरण हुआ? जी 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 जनमत कभी जनमत ने जो वोट दिया था बीजेपी को नहीं दिया था, वो कांग्रेस को दिया था। महाराष्ट्र में ठीक इसका उल्टा हुआ, जनमत जो है शिवसेना बीजेपी के साथ थी। फिर से। हाँ, जी, ठीक नहीं तो थी। फिर इन्होंने मध्य प्रदेश का उल्टा इन्होंने किया। हाँ, मतलब जनमत मतलब का। ये हाँ, मतलब जी, तो ये क्या इस बारे में भी कुछ मतलब कुछ गुंजाइश है सुधार की कि भाई अगर प्री पोल अलायंस है, तो प्री पोल अलायंस कुछ इस तरह का नियम बनाएगी कि जो अगर चुनाव के पूर्व जो गठबंधन है उनको सरकार में जाना है। अगर वो सरकार में नहीं जाते हैं तो वो भी दल-बदल कानून के उल्लंघन के तहत इस तरह आ सकता है। इस पे कुछ दिशा निर्देश जी। आने की ज़रूरत है, या फिर जो है इस यही बहुत है? जी जी, इस पे सकारात्मक ढंग से कुछ दिशा निर्देश या कानून बनने की जरूरत है कि जो प्री पोल अलायंस है, जी। क्योंकि जनता जो है वो प्री पोल अलायंस को ही बहुमत देती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता के साथ एक विश्वासघात भी है, जो पार्टियां कर रही हैं आजकल देखा जा रहा है। जी, क्योंकि सर जैसे आप देखेंगे ना चुनाव में, अभी मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव 3, 4, 5 महीने पहले हुआ होगा, आप देखेंगे ना कि जो छोटी-छोटी पार्टियां हैं, वो जातीय आधारों पे बनी हुई हैं और जब किसी पार्टी में शामिल होती हैं, तो जात विशेष का उस पार्टी की तरफ मैक्सिमम शिफ्ट होता है। हम लोगों ने देखा है बेंच बल्क में, जैसे मान लीजिए बीजेपी के साथ कुछ पार्टियां थी, सपा के साथ कुछ पार्टियां थी, और जब वो शामिल होकर के उन्होंने गठबंधन बनाया तो उसका एक सकारात्मक, यानी कि वोट के बढ़त के रूप में या उस सीट के बढ़त के रूप में उसका प्रभाव देखा गया है। तो कहीं न कहीं जनता ने उस जो अलायंस है, उस अलायंस को उस क्षेत्र विशेष में उसने सपोर्ट किया। अब जब वो अलायंस टूटता है तो वहाँ की जनमत, जो जनता है, उसके उसके साथ धोखा होता है। जी जी तो ये एक इश्यू है जिसको मुझे लगता है कि एड्रेस किया जाना चाहिए और इस पे जी कुछ जी सकारात्मक कार्य होना चाहिए। हालाँकि सर एक चीज़ और इसमें है कि भई अगर मान लीजिए कोई अलायंस अगर टूटता है,
तो अलायंस टूटने के आधार पे अगर आप ये कहते हैं कि जो है रसल जी आगे, रसल जी को जोड़े, 10 मिनट समय है, हाँ हाँ, जोड़ जोड़ उनका भी दीजिए। आगे किया जाए। हाँ, रसल से विचार ले लीजिए कुछ। हेलो हेलो रसल, हेलो रसल जी, हेलो रसल जी तो कहाँ गए, दूर तो गए। जुड़े हैं, आवाज अभी नहीं आ रही। आवाज, रसल जी आवाज पहुंच रही कि नहीं मेरी? हेलो हमको लगता है कि अपने आप को व्यवस्थित कर रहे होंगे। तो एक बहुत बड़ा इशू सर एड्रेस किया गया कि प्री पोल अलायंस के बारे में भी हमको विचार करना चाहिए, ताकि जी जी प्री जी। प्री पोल अलायंस को भी एक एड्रेस। देखिए दो चीजें होती है सर, एक तो होता है कि भाई क्या कहते हैं कि भाई बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए, एक बड़ा इशू है कि मतलब अगर हम इसी तरह से अगर निरहरी घोषित करते जाएंगे तो चुनाव वाली स्थिति खड़ी होगी। तो एक संतुलन हम लोग को बनाए रखना है, लेकिन प्री पोल अलायंस भी एक इशू है जिसको हम लोग को एड्रेस करना चाहिए, ताकि जो है जनमत के साथ जो जन विश्वास ने जो जिस पार्टी के पक्ष में या जिस अलायंस के पक्ष में वोट दिया है वो भी उसके भी विश्वास की, उसके भी विचार की हम लोग रक्षा कर सकें। तो सर बहुत अच्छा रहा और काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने एकेडमिक दृष्टिकोण से एक स्टडी किया कि भाई जो दल बदल कानून है उसको हम लोग रसल देखते जी हुए। जुड़े। हेलो हेलो, हाँ रसल जी, हेलो। भैया एक मिनट एक मिनट। हाँ अनिल। अरे तो शर्ट पहन हाँ लिए होते ना। हेलो हेलो। यूट्यूब पे ये ऑनलाइन हो जाएगा, मतलब शर्ट वर्ट पहन लीजिए। और हाँ बोलो यार। 4-5 मिनट हम लोग के पास समय है, हम लोगों ने तो विचार विमर्श कर लिया, अब आप लोग आप सुन लीजिएगा। और 4-5 मिनट हाँ में आप महाराष्ट्र जो क्राइसिस है उससे हमारी लर्निंग क्या होनी चाहिए, समस्या तो हम लोग जान ही रहे हैं, नंबर गेम्स का सब इशू है, दल बदल जी कानून। रसल जी से मैं प्रश्न एक कर रहा हूँ। जी जी सर तैयार जी। है रसल जी? हाँ बताएं भाई। हाँ, एक नाथ शिंदे ने पार्टी में हाँ ये कहकर हिंदुत्व के हाँ मुद्दे पर कह हाँ करके बता, ये कहाँ तक ठीक हाँ है? यही हाँ। एक मुद्दा है, कोई मुद्दा होना चाहिए? नहीं, हमें जो अपना हमारा विचार है, हिंदुत्व मुद्दा नहीं था, इसको सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए मुद्दा बनाया गया कि कोई भी अगर आपको काम करना होगा तो आपको एक आलम्बन की आवश्यकता होगी, तो हिंदुत्व एक आलम्बन है। जी जी। हाँ हमारा तो अपना उनका ये विचार मुद्दा है। आपके हिसाब से ठीक है कि गलत है? ठीक है, मतलब क्या ठीक क्या राजनीति में क्या ठीक क्या गलत, इसकी परिभाषा बहुत जटिल होती है हमारे समझ से। भाई राजनीति सत्ता का खेल है, सत्ता पाने के लिए हर तरीके के लोग पैतरे अपनाते हैं, तो इन्होंने हिंदुत्व वाला पैतरा अपनाया। भाई जब आप कुश्ती में उतरते हैं, आप सामने वाले से आपका मल्ल युद्ध होता है, तो कौन सा पैतरा अपनाएगा, कौन सा दाव मारेगा, कब धोबी पाट मारेगा, ये मतलब दोनों पहलवानों की स्किल के ऊपर है। ऐसा ही पैतरा नहीं। उद्धव ठाकरे ने भी 2.5 साल पहले मारा था भाजपा के ऊपर। अब उनको भी हाँ मौका हाँ। मिला, बीजेपी वाले भी अब वही काम कर रहे हैं। नहीं, जैसे अब इसमें हिंदुत्व पे न्याय बीजेपी संगत क्या काम है कर रही है, शिवसेना जी। काम कर रही है, तो फिर हिंदुत्व पे बीजेपी काम कर रही है, शिवसेना काम कर रही है, तो फिर उनको कहाँ जी कमी दिखी? नहीं, शिवसेना हिंदुत्व पे नहीं काम कर रही। एक्चुअली मेन सर मैं समस्या बताऊं, जैसे देखिए मैं हाँ हाँ बताएं। रसल जी, हाँ हाँ रसल जी जैसे देखिए जी जी कांग्रेस को, एनसीपी को, जैसे शिवसेना के साथ क्या है, जैसे मान लीजिए सावरकर जी हैं, हाँ राहुल हाँ गांधी जी का स्टेटमेंट जो होता है कहीं कहीं शिवसेना को असहज तो करता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जी वो झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, कुछ इसमें तथ्य तो है, कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ रस तो है ही। एमआईएम का भी इन्होंने सपोर्ट लिया राज्यसभा चुनाव में, जबकि बाल हाँ हाँ साहब अभी ठाकरे का स्टेटमेंट सब देख लीजिए आप उठा करके।
कांग्रेस को बाल ठाकरे जीवन भर अपने जो है गाली ही देते रहे। बिल्कुल उसी बिल्कुल कांग्रेस के साथ है, जैसे जैसे आप कह सकते हैं बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन जो बनाया था, आज बीजेपी को वही उसके वही लिए वही हम बताने जा रहे थे, आपने खुद कोट कर दिया, पीडीपी के साथ गठबंधन बना किया। तो कहा जाता है तुम लाके उद्धव ठाकरे हिंदुत्व तो हो ना हो, लेकिन कुछ मुद्दे तो हिंदुत्व को लेकर के है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। एमआईएम का आपने सपोर्ट दिया, जो ओवैसी जी का कमेंट हम लोग जानते नहीं है सब सारा कैसे आता रहता है। और प्लस सावरकर को कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक रहती है बीजेपी के ऊपर, या सावरकर को जिस तरह से वो कह सकते हैं कि अपमानित करने का कह सकते हैं, कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं, तो है ही कुछ ना कुछ। तो ये है, बाकी है सब स्वार्थी, बीजेपी का स्वार्थ है, एनसीपी का स्वार्थ है, कांग्रेस का स्वार्थ है, उद्धव ठाकरे का स्वार्थ है, शिंदे का स्वार्थ है। अब इसमें जनता ही बेचारी पिस रही है, और क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। तो सर लास्ट कमेंट, आप क्या कोर्स ऑफ डायरेक्शन कुछ लगता है क्या? जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक डायरेक्शन आना चाहिए कि अगर नंबर गेम्स पे डाउट हो, नीरज सर ये करें, अगर नंबर गेम्स पे डाउट हो तो राज्यपाल को इसको तुरंत फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए, उसके लिए प्रोसेस में वैधानिक प्रक्रिया एक फिर से फिक्स होनी चाहिए। अब हालांकि ये भी सही है कि राज्यपाल को ऊपर से दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है, सर बता रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे सेंटर से दिशा निर्देश मिल जाएगा उसे राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश कर देंगे। जी जी। तो राज्यपाल का क्या मतलब है? राज्यपाल समझ लीजिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले राज्यपाल हैं एकदम, भाई सच्चाई से ये। बाकी आप बहुत सारे मतलब अलंकृत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, वो तो बैठे हुए हैं कि उनको इशारा मिले बस वो अपना काम तर्ज मार दें। जी जी जी। ओवरऑल सत्ता ही सबसे अल्टीमेट गोल होती है जो भी पॉलिटिक्स में जाता है। चलिए सर, समय हम लोग का खत्म हो रहा है, और बहुत अच्छा डिबेट रहा। रसल जी आप इसको सुनना होगा, सुन लीजिएगा, 2-4 मिनट शुरू की डिस्टर्बिंग है जुड़ने जुड़ाने में। इस कार्यक्रम को मैं जारी रखना चाह रहा था, कहीं कहीं से इसको थोड़ा सा समय हम लोग एक फिक्स करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि हम लोग